हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप। ये कोविड-19 अर्थात ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए इसमें जो उपाय दिए गए हैं कैसे सुरक्षा की, इसको डाउनलोड कर लें। और ये आयुष कवच, इसको भी आपको डाउनलोड करना है। इन दोनों में कैसे बचाव करना है। और इसमें बहुत भयावह स्थिति है प्यारे बच्चों। 10,000 क्या 20-20 हज़ार पर डे कैंडिडेट मिल रहे हैं इससे संक्रमित। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। और हम हैं तो भारत है, विश्व है। जब तक हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले सुरक्षित रहिए। तो इसको डाउनलोड कर लें और सतर्क रहें, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। आइए, आज आपको प्यारे बच्चों हिंदी में हम कथा भारती में आप कुछ विशेष चर्चा करेंगे। और बहुत ही मनोरंजक कहानी है, ग्रामीण अंचल की कहानी। कैसा मनोविज्ञान है, कैसे लोग गांव में रहते हैं, कैसे एक दूसरे के टोली के लोग दूसरी टोली के लोगों को कैसा उपहास करते हैं, कैसे ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे हुए हैं, कितना उनमें अंधविश्वास है, इसको आप अध्ययन करेंगे। तो आज प्यारे बच्चों हम आपको क्या बताने वाले हैं, जान जाए कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, समीक्षा करनी है। और समीक्षा कैसे करते हैं, कहानी के क्या तत्व हैं, इसको विशेष रूप से यहाँ पर बताया जाएगा। मन से आइएगा प्यारे बच्चों। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। क्या चाहिए? मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प रूपी धन चाहिए। तो आप अपने मन में एक संकल्प रखिएगा, पक्का इरादा रखिएगा, तो निश्चय ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो ये आज पंचलैट कहानी के जो प्रमुख मतलब कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी थे। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में आपको बता चुके हैं। आज आप देखेंगे कहानी की समीक्षा, अर्थात कहानी तत्वों के आधार पर पंचलैट कहानी की समीक्षा। 7 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का, आप समझ रहे होंगे इसको? 7 नंबर का प्रश्न है। और इसके पहले भी आपको पाठ का सारांश बताया गया था, वही 7 नंबर का था। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, कहानी से 3 प्रश्न आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। पाठ का सारांश 7 नंबर का, या कहानी तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिएगा, ये भी 7 नंबर का, या कहानी के आधार पर प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिएगा। तो जब पात्र का चित्रण करते हैं तो भी 7 नंबर का होता है। तो ये 7 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है इसमें, और इसे हल करना अनिवार्य होता है। तो अब बहुत ही सरल है, बहुत आसान तरीके से देखिएगा। कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं पहले आप जानिए। सबसे पहले कथा वस्तु या कथानक, ये कथा वस्तु या कथानक। दूसरा होता है पात्र एवं चित्रण, और तीसरा होता है कथोपकथन या संवाद या वार्तालाप भी इसे कहते हैं। चौथा देश काल वातावरण, और पांचवा क्या है, भाषा शैली, और छठवां उद्देश्य। छठवां क्या होता है, उद्देश्य। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं। चाहे कहानी की समीक्षा हो, चाहे पाठ की समीक्षा हो, चाहे खंड काव्य की समीक्षा हो, चाहे किसी की भी नाटक की समीक्षा करनी हो, तो ये आपके 6 टॉपिक आपको विशेष याद रखेंगे। कथा वस्तु या कथानक, पात्र एवं चित्रण, दूसरा, तीसरा है कथोपकथन या संवाद, और चौथा क्या है, देशकाल वातावरण, पांचवा क्या है, भाषा शैली, और छठवां क्या है, उद्देश्य। तो इस पर आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आप देखिएगा, कथा वस्तु या कथानक किसे कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप बताइए पहले विचार करके कि कथा वस्तु या कथानक किसे कहते हैं। चलिए बताते हैं आपको, सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों, जब आप किसी सब्जी वाले के दुकान में जाते हैं और अपनी दुकान को जब सजाता है, डलिया को, तो कैसे सजाता है, अच्छी अच्छी चीजें छांट करके वो सबसे पहले आगे काउंट लगा लेता है, ताकि ग्राहक उसको देख करके अच्छी अच्छी चीजों को आकर्षित हो जाए और दुकान पे आके सौदा खरीद ले। तो आप समझ गए होंगे कथानक या कथा वस्तु, जिसे हम समष्टि कहते हैं, अर्थात ये एक वानगी के तौर पर। ये कथा वस्तु अर्थात बहुत संक्षेप में पूरे पाठ का अच्छी अच्छी चीजें उसमें रखी जाती है, उसे हम कथानक या कथा वस्तु कहते हैं। पात्र एवं चित्रण, पात्र क्या होते हैं, कहानी के कुछ प्रमुख पात्र होते हैं, कौन, एक या दो, और
इसके बाद अन्य गौड़ पात्र भी होते हैं, उनका चरित्र चित्रण कैसा होता है, अर्थात ग्रामवासियों की इस पंचलैट कहानी में ग्रामवासियों की मनोवृत्ति का चित्रांकन किया गया है। कथोपकथन क्या होता है, जिसको हम कथोपकथन कहते हैं उसी को हम संवाद कहते हैं, या उसको हम वार्तालाप कहते हैं, या बातचीत करना कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कथोपकथन, संवाद या वार्तालाप या बातचीत करना। तुमने जात की इज्जत रखी है, कितना सुंदर टॉपिक है। ये सरदार ने किसके लिए कहा था, गोधन के लिए कहा था कि तुमने तुमने जात की इज्जत रखी है और तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। देखिए ये संवाद है, ये किसने कहा था, सरदार ने कहा था। किसके लिए कहा था, गोधन के लिए कहा था। देशकाल, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण आंचलिक कहानी है। और भाषा कैसी, भाषा शैली कैसी, भाषा इसमें देखिए वर्णनात्मक है, हास्य व्यंग्यात्मक है। और व्यंग्यात्मक कैसे, आपको देखिए फुटंगी झा ने जैसे ही पंचलैट को देखा कि पंचलैट लेकर के लोग महतो टोली वाले आ रहे हैं, तो बड़े गर्व से कहता क्या, अरे ये लालटेन कितने का है महतो, अर्थात व्यंग किया है। व्यंग किसे कहते हैं, आपसे पूछते हैं, बताइए व्यंग किसे कहते हैं। व्यंग एक शिष्ट गाली है। व्यंग क्या है, लोगों का मानना है व्यंग एक शिष्ट गाली है। तो वर्णनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक और चित्रात्मक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको बताए थे हमने कि ग्रामीण परिवेश से लोगों को अवगत कराना, और ये भी जान लें कि किस प्रकार से लोग आज भी इतना विकसित भारत होने के पश्चात भी गांव में अभी विकास की बहुत बड़ी कमी है, विकास करने की आवश्यकता है। वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है और वहाँ जागरूकता की आवश्यकता है। किस प्रकार से लोग ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित हैं। तो इस उद्देश्य के साथ ये कहानी लिखी गई चरित्र निर्माण के लिए, कि खास तौर से हमें प्यारे बच्चों किसी की बहन बेटी को देख करके सलीमा के गाना नहीं गाना है, अर्थात गलत बात है। आइए अब आप चलते हैं कथानक या कथा वस्तु। आप देखिएगा कथानक कैसा है। प्रस्तुत कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु जी, एक प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार हैं। रेणु जी ने पेट्रोमिक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट भी कहते हैं और इसे पंचलैट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात पंचलैट के माध्यम से या पेट्रोमिक्स के माध्यम से ग्रामवासियों की मनोस्थिति की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। और ये कहानी घटना प्रधान कहानी है। कैसी घटना प्रधान कहानी, घटना क्या है, अरे पंचलैट जलाना, पंचलैट की समस्या उत्पन्न होना, गोधन का हुक्का पानी बंद होना, पुनः हुक्का पानी उसकी होशियारी कारण उसका मतलब माफ कर देना। तो जिसमें बताया गया है कि आवश्यकता किस प्रकार मनुष्य के बड़े से बड़े रूढ़िगत जो संस्कार है अर्थात बंधन है, उस निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कहानी का प्रमुख उद्देश्य यही तो इसकी वानगी अर्थात कथानक है कि आवश्यकता किस प्रकार से मनुष्य के बड़े से बड़े संस्कार, रूढ़िगत संस्कार या बंधन या निषेध को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है। जैसा कि गोधन के साथ हुआ, महतो टोली के पंच पेट्रोमिक्स खरीद तो लाते हैं किंतु उसे जलाना या बालना, अब देखिए जिसको हम बालना कहते हैं उसी को जलाना कहते हैं, नहीं जानते। उनके लिए ये अपमान की बात हो जाती है कि वो दूसरे टोली के लोगों के द्वारा पेट्रोमिक्स जलवाएं। तो उनका पंचलैट पहली बार किसी दूसरी टोली के सदस्यों द्वारा जलाया जाए, ये समस्या एक का समाधान मुनरी बता देती है। कौन बताती है, मुनरी। मुनरी कौन थी, आपको बताया था ना इसके पहले पार्ट में कि मुनरी गोधन की चहेती अर्थात प्रेमिका है, क्योंकि उसका प्रेमी गोधन पंचलैट जलाना अर्थात बालना जानता है। पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा है, किंतु जाति की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए गोधन को पंचायत में आने की अनुमति दे दी जाती है और वो पंचलैट को स्पिरिट के अभाव में नारियल के तेल से जला देता है। अब गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और उसे इच्छा अनुसार स्वतंत्र आचरण करने की छूट मिल जाती है। तो आप सोचिएगा कि आपको छूट कैसे मिलेगी, अच्छे आचरण के कारण।
आप में बुद्धिमान बनिए, गुणवान बनिए। गुणवती कन्या प्रतिपादनिया, गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए और गुणहीन व्यक्ति को नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका कथानक रहा है। और कथानक के बाद दूसरा आप देखेंगे पात्र एवं चरित्र चित्रण, कहानी तत्वों में के आधार पर दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है पात्र एवं चित्रण, ग्रामवासियों की मनोवृत्ति का इसमें चित्रांकन किया गया है। देखिएगा, प्रस्तुत कहानी चूंकि आंचलिक कहानी, ग्रामीण परिवेश की कहानी है, अतः इस कहानी के केंद्र में आंचल विशेष या क्षेत्र विशेष का वर्णन है, कोई पात्र या चरित्र केंद्र में नहीं है। इसके बावजूद भी पंचलैट कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पात्र इसका गोधन है। और कहानीकार ने कुछ पात्रों के चरित्रों की रेखाएं उभारने की यहाँ पर कोशिश की है। प्रस्तुत कहानी में सरदार, दीवान, मुनरी की माँ, गुलरी काकी, फुटंगी झा आदि एक वर्ग के पात्र हैं, जबकि गोधन, मुनरी दूसरे वर्ग के हैं। दूसरे गांव के रहने वाला ये गोधन आकर के महतो टोली के बीच में रहने लगता है और कितना मनचला युवक है। कहानी के सभी पात्र जीवंत और प्रतीत होते हैं। उनके माध्यम से ग्राम वासियों की जो मनोवृत्ति का परिचय बड़े ही यथार्थ रूप में प्राप्त होता है। लेखक को ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सफलता मिली है। तो ये पात्र एवं चरित्र चित्रण आपने जाना। अब इसका अगला है कथोपकथन या संवाद। हमने आपसे बताया था कि कहानी तत्वों के आधार पर जो तीसरा प्रमुख तत्व है वो कथोपकथन या संवाद, उसी को हम वार्तालाप या बातचीत भी कहते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके से संवाद हो रहा है कि गुलरी काकी ने पंचायत में जा करके शिकायत करती है गोधन की कि गोधन मेरी बेटी मुनरी को देख करके सनीमा के शलम शलम के गीत गाता है। और इस पर गोधन को दंड दिया जाता है 10 रुपए का, और उसने दंड के पैसे नहीं जमा किए, इसलिए उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। तो हुक्का पानी क्या होता है आप समझ गए होंगे। हुक्का पानी नहीं समझ पा रहे? हुक्का पानी माने होता है कि समाज में उठना बैठना, बोलना, खाना पीना, कोई भी आपसे बातचीत नहीं करता है, ना आपको कहीं किसी फंक्शन में इनवाइट किया जाता है, आप अकेले रहते हैं, इसलिए आपका बायकाट कर दिया जाता है। ये बायकाट शब्द मतलब समझ रहे होंगे कि अलग कर देना। अर्थात इसके बाद क्या होता है, सरदार ने किस प्रकार से गोधन को बुलाया और क्या कहता है, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, और खूब गाओ सलीमा का गाना। क्यों उनको अनुमति दे दी, अर्थात गोधन के 7 खून माफ कर दिए, अर्थात जो अपराध उसने किया था उसको माफ कर दिया गया। ये कथोपकथन में कैसा है, प्रस्तुत कहानी के संवाद बहुत ही रोचक है। इसके संवाद जो है बहुत ही सरल है, स्वाभाविक है, संक्षिप्त है। तो ये देखिएगा संवाद की विशेषता, अर्थात कैसे विशेषण आप लगाते हैं। संवाद रोचक होता है, संवाद सरल होता है, संवाद स्वाभाविक है और संक्षिप्त है। और कैसे सिद्ध किया गया है, अनावश्यक संवाद नहीं है, अर्थात अनावश्यक बातचीत का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं किया गया है। संवादों के माध्यम से बिहार के ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग, संवादों की स्वाभाविकता, संवादों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अज्ञानता पर प्रकाश डालकर की जीवंत वातावरण निर्मित किया गया है। अर्थात जीवंत वातावरण निर्मित किया गया, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जैसे मुनरी की चालाकी, मुनरी ने क्या चालाकी की, मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी, बता दिया कि कनेली चिको चित चिन, अर्थात उसने बताया कि कनेली मुस्कुरा करके रह गई, और कनेली ने जब मुस्कुराई तो वो कहती क्या, गोधन तो बंद है। अर्थात मुनरी बोली, तू कह सरदार से, तू कह दे। अर्थात गोधन जानता है पंचलैट बालना, अर्थात ये देखिए कितना बढ़िया संवाद। या बालना, बालना माने क्या होता है, जलाना। कनेली बोली, कौन, गोधन जानता है बालना, लेकिन उसका तो हुक्का पानी बंद है। यही कह करके रुक जाती है। इस प्रकार इस कहानी के संवाद
पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल हैं। क्या क्या बताएंगे? संवाद रोचक हैं, सरल हैं, स्वाभाविक हैं, संक्षिप्त हैं, अनावश्यक संवाद नहीं है और परिस्थिति के अनुकूल हैं। पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल इसमें संवाद का प्रयोग किया गया है। कथाकार ने उनका चरित्र चित्रण बहुत ही मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। ये इस कहानी का तीसरा प्रमुख तत्व रहा। और अगला प्रमुख तत्व है देश काल वातावरण, ग्रामीण परिवेश है। देश काल वातावरण में आप आइएगा। इसका चौथा है कि कैसा देश काल है। देश काल क्या है? देश ये भारत देश के बिहार प्रांत के गांव का एक चित्र है, ग्रामीण वातावरण है, ग्रामीण आंचलिक कहानी है। रेणु जी की कहानी ग्रामीण परिवेश की आंचलिक कहानी है और इस कहानी में बिहार के ग्रामीण अंचल का चित्र प्रस्तुत किया गया है। कहाँ का चित्र प्रस्तुत अंकित किया गया है? आपसे पूछा जाए कि ये बिहार के किस गांव का है, तो बिहार के ग्रामीण अंचल का यहाँ पर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अर्थात वातावरण की सजीवता। अब वातावरण कैसा होना चाहिए? वातावरण सजीव होना चाहिए। वातावरण की सजीवता पाठकों के मन को आकर्षित करने वाली है, अर्थात पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, सुनने के लिए बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। पंचलैट के माध्यम से ग्रामीणों के आचार विचार अंधविश्वास। अब क्या आचार विचार हैं ग्रामीणों के, इसका यहाँ पर कैसा उसमें अंधविश्वास है, कितनी वहाँ पर अशिक्षा है, कैसी गांव को विकसित करने की अभी आवश्यकता है, वहाँ पर जन जागृति लाने की आवश्यकता है, इसका चित्र यहाँ प्रस्तुत हुआ है। यद्यपि इस कहानी में वातावरण का वर्णन नहीं किया गया है, तब फिर भी घटनाओं और पात्रों के माध्यम से वातावरण स्वयं जीवंत हो उठता है, अर्थात अपने आप वहाँ पर ये सजीव अर्थात प्रदर्शित होता है। तो प्यारे बच्चों, ये अभी जो कहानी के प्रमुख तत्व आपने जाना, पहला कथोकथन ने कथानक या कथा वस्तु, दूसरा आपने पढ़ा पात्र एवं चित्रण, और तीसरा देश वातावरण, ये तीसरा आपने जाना ये कथोपकथन या संवाद। पहला आपने कथानक या कथोवस्तु, दूसरा पात्र एवं चित्रण, और तीसरा आपने जाना कथोपकथन या संवाद, और चौथा आपने देखा देशकाल वातावरण। अब इसके बाद आता है पांचवा क्या है? पांचवा तत्व है भाषा शैली। तो भाषा शैली कैसी? वर्णनात्मक है, हास्य व्यंग्यात्मक है, सूत्रात्मक है, भावात्मक है और चित्रात्मक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे भाषा शैली कैसी है। पंचलैट कहानी की जो भाषा शैली है, प्रस्तुत कहानी की भाषा बिहार के, कहाँ के? बिहार के ग्रामीण अंचलों में बोली जाने वाली जन भाषा है। कैसी भाषा है? जो वहाँ के निवासी, ग्राम के निवासी लोग जो बोलते हैं वही भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा, इस भाषा में स्वाभाविकता झलकती है, अर्थात बनावटी नहीं है। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए, भाषा में स्वाभाविकता हो, अर्थात जैसी बोली जाती है वैसी ही भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। गांव के लोग, देखिए गांव के लोग शब्दों का उच्चारण अशुद्ध करते हैं। अब अशुद्ध कैसे करते हैं? देखिए जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, इसके पहले भी आपको और भी उदाहरण इसमें हम देंगे। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि टोली की में कीर्तन मंडली थी, और जैसे ही कीर्तन मंडली ने ये निश्चय किया कि पेट्रोमैक्स के जलते जैसे ही जलता है तो वहाँ पर महावीर मंदिर के में हम लोग बैठ करके मूल गैंग के, अर्थात कीर्तन मंडली के जो मूल गैंग ने अपनी भक्तिया पक्षकों को समझा करके उनको कहता क्या, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा और बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ कि आज यदि आखिर धरने में डेढ़ बेढ़ हुआ। अरे डेढ़ बेढ़ क्या है? आप देखिएगा, जैसे ही अशिक्षित लोग, कम पढ़े लिखे लोग शब्दों का जो उच्चारण करते हैं वो अशुद्ध करते हैं, अर्थात ये डेढ़ बेढ़ हुआ, अर्थात ये अशुद्ध उच्चारण यदि हुआ तो दूसरे दिन से उसका एकदम बायकाट कर दिया जाएगा। ये बैकार दे दिया ना, ये बायकाट का मतलब होता है अलग कर दिया जाएगा, उसको अपनी मंडली में नहीं रखा जाएगा।
तो किस प्रकार से ये अशुद्ध शब्दों को उच्चारण करते हैं गांव के लोग। तो रेणु जी ने इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। कैसी शैली का प्रयोग किया है? व्यंग्यात्मक शैली। दूसरा उदाहरण एक आपको दिया गया, एक नौजवान ने आकर के सूचना दी। क्या सूचना दी? कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं और कहते हैं कि कान पकड़ करके पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो तो पंचलेट तुरंत जलने लगेगा। पूरी कहानी, ये पूरी कहानी कैसी? पूरी कहानी ग्रामीणों की अज्ञानता, अशिक्षा और रूढ़िवादिता पर व्यंग करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। अर्थात एक दूसरे पर ईर्ष्या देश की भावना से भरे हुए हैं। कैसे देखिएगा, ये फुटंगी जहाँ जैसे ही रास्ते में मिला कि पंचलाइट लेकर के महतो टोली वाले आ रहे हैं, वैसे ही व्यंग ये फुटंगी जहाँ ने व्यंग किया। और क्या व्यंग किया था? कि कितने का लालटेन लाए ये महतो, अर्थात ये जो पेट्रोमिक्स खरीद कर लाए हो, ये कितने का लेकर के आए हो। उसको पेट्रोमिक्स नहीं कहता है, पेट्रोमिक्स को वो क्या कहता है? लालटेन कितने की लाए हो। तभी वहाँ पर दीवान क्या कहता है? ये बामन टोली वाले ऐसे ही कहते हैं, बामन लोग ऐसे ही बोलते हैं, अपनी डिबरी को भी बिजली का बल्ब बताते हैं और दूसरे के पेट्रोमिक्स को लालटेन कहते हैं। तो ये क्या व्यंग्यात्मक है, हास्य व्यंग। और देखिएगा हास्य व्यंग का एक उदाहरण आपको दिया हमने इसमें कि कैसे राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं और कहते क्या है कि कान पकड़ करके पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो तो तुरंत जो है पेट्रोमिक्स जलने लगेगा। ये क्या है? हंसी की गई है। तो हास्य व्यंग्यात्मक है, सूत्रात्मक भी है, भावात्मक भी है। चित्र देखिए, ग्रामीण अंचल का चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, चित्रात्मक ही है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम अगला जो प्रमुख 5वां जो इसका टॉपिक होता है अर्थात तत्व है, कहानी का तत्व है, वो है उद्देश्य। प्यारे बच्चों, उद्देश्य बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका है कि किसी भी कहानी, जब हम कोई भी कहानी या नाटक या त्रिपोताज, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रावत, कुछ भी हम कोई भी विधा अगर हम प्रस्तुत लिखते हैं तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। हमारी ये जो कहानी पंचलाइट है, इस पंचलाइट कहानी का क्या उद्देश्य है? कभी कभी ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य ही मात्र ये लिखने का ये 5 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप क्या बताएंगे? देखिएगा, आपको बताया हमने कि ग्राम्य सुधार। गांव में आज भी भारत देश बहुत आगे है, बहुत विकसित देश हो गया, फिर भी इस भारत ग्रामीणों का देश है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा गांव में, आज भी भारत का अच्छा दर्शन करना है तो गांव में जाइए, गांव को देखिए कि कैसा गांव ग्रामीण में भारत निवास करता है। और जैसे मनोरंजन है, कैसा है? मनोरंजन कहानी, मनोरंजक कहानी है। मनोविनोद भी है। कैसा मनोविनोद है? किस प्रकार से कनेली से मुनरी अपनी बात को कैसे कनेली से कहती है। मनोविनोद कैसे होता है कि कनेली ने किस प्रकार से, वो मुनरी ने कैसे गोधन को देखा और गोधन ने किस तरीके से कनेली को देखा, दोनों में मनोविनोद कैसा है। टोली की इज्जत का सवाल है। अब देखिए, टोली की इज्जत में सरदार और वहाँ पर पंचलोट महतो टोली के लोग किस तरह से अपनी इज्जत को ध्यान में रखते हुए ये निश्चय करते हैं कि पहली बार ये पेट्रोमिक्स हम किसी दूसरी टोली के लोगों से जलवाएं। पंच परमेश्वर होता है। आप देखिए, पहले क्या लोगों में अंधविश्वास क्या था? पंच परमेश्वर, पंच ही ईश्वर होता है, अर्थात ईश्वर के रूप में जो दंड दे दे, जो कुछ कह दे, वो सब ईश्वर के रूप में देखा जाता है। और उद्देश्य क्या सिद्ध किया गया कि आवश्यकता, बड़े से बड़े संस्कार और मतलब जिसे रूढ़िगत संस्कार कहते हैं, बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और निषेध को भी, बंधन को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है। देखिए, गोधन को पंचायत की जरूरत पड़ी, गोधन को पंचायत में, पंचायत के लिए, पंचायत को की गोधन की आवश्यकता किसको पड़ी? पंचायत को पड़ी। और जब आवश्यकता, विशेष आवश्यकता पड़ी, इज्जत का सवाल हुआ, तब गोधन को बुलवाया गया, जबकि गोधन का हुक्का पानी बंद था। तो ये उद्देश्य यहाँ पर आपने जान लिया कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को भी, बंधन, निषेध माने क्या होता है? बंधन या रुकावट को भी तोड़ देती है, उसको अनावश्यक सिद्ध कर देती है। जैसे गोधन के गुणों के कारण
गोधन के गुणों के कारण 7 खून माफ मुनरी की प्रीति को सामाजिक मान्यता प्रदान की गई। और इस कहानी का जो अंत है, जो कहानी का अंत सुखद होता है, बहुत ही गुदगुदाने वाला होता है। किस तरह से गोधन ने मुनरी को देखा और मुनरी ने किसको देखा, मुनरी ने गोधन की ओर देखा, और दोनों में किस प्रकार से मनोविनोद हुआ और किस तरह से एक दूसरे के देख करके उसकी पलकें झुक जाती हैं। तो ये उद्देश्य कथन रहा, और इसी उद्देश्य को प्यारे बच्चों थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश और भी डाला गया है। आप देखिएगा यहाँ पर कि प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्राम में सुधार की प्रेरणा दी है। क्या दिया है? गांव को आज भी सुधार की आवश्यकता है, और इसके साथ ही साथ ये भी संदेश दिया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार, और अर्थात जो रूढ़िगत संस्कार, रूढ़िगत मतलब बहुत पहले से चले आ रहे जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो संस्कार हैं, जो एक हमारे रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज को और बंधन को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इस केंद्रीय भाव के आधार पर इस कहानी के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया, अर्थात सिद्ध किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमेक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियों को माफ कर दिया जाता है और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये कहानी का उद्देश्य भी आपने जान लिया। तो प्यारे बच्चों, आपसे जो 7 नंबर का प्रश्न किया गया था, क्या पूछा गया था कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिएगा। तो वो 5 प्रमुख तत्व, कहानी के जो 6 प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, आप पुनः उनको रिवीजन कर लें। ध्यान दें, आपने अंतिम 6वां उद्देश्य आपने देखा कि उद्देश्य क्या होता है, कहानी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। 5वां है भाषा शैली। भाषा शैली कैसी है? भाषा वर्णनात्मक है, हास्य व्यंग्यात्मक है, सूत्रात्मक है, भावात्मक है, चित्रात्मक है। इसके देखिएगा चौथा तत्व, कहानी का जो चौथा तत्व है देश काल वातावरण। ये देश काल किस देश का है? भारत देश की कहानी है। काल ग्राम कैसा है? काल का कोई निश्चित यहाँ पर चित्रण नहीं किया गया, फिर भी ग्रामीण परिवेश बताया गया कि गांव की आंचलिक कहानी है। और तीसरा प्रमुख तत्व क्या है? कथोपकथन या संवाद। हमने आपसे बताया था कथोपकथन को ही संवाद कहते हैं, उसी को वार्तालाप कहते हैं, और उसी को बातचीत करना भी कहते हैं। तो वार्तालाप कैसा होना चाहिए, यह संवाद कैसा होना चाहिए? किसी भी कहानी का जो संवाद है, संवाद हमेशा रोचक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्वाभाविक और संक्षिप्त होना चाहिए, और परिस्थिति के अनुकूल भी संवाद होना चाहिए। तो ये प्रमुख तत्व रहा। इसके बाद दूसरा है पात्र एवं चित्रण। हर कहानी का कोई ना कोई प्रमुख पात्र होता है, और प्रमुख पात्र के साथ साथ अन्य गौण पात्र भी होते हैं, उनका चित्रण अर्थात ग्रामवासियों की मनोवृत्ति का यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। और प्रमुख इसका कथा वस्तु या कथानक है। तो कथा वस्तु क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि कथा वस्तु हम समष्टि अर्थात वानगी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडी में जब आप कोई सामान बेचने जाते हैं ना, तो जो वहाँ का अड़तिया होता है पहले उस वानगी को ले जाकर के चट्टे पर रखता है कि हमारा माल इस प्रकार का है, और उस माल को देख करके लोग व्यापारी उसको खरीदने के लिए तैयार होते हैं कि हम इतने रुपए का आपका ये सामान खरीदेंगे। तो उस जिसे हम वानगी कहते हैं, उसी को हम समष्टि कहते हैं, और उसी को हम कथानक या कथो वस्तु भी कहते हैं। और कथानक या कथा वस्तु के अंतर्गत तो पूरी कहानी का जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको छांट करके इसमें हम रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा आपने जानी है, और हमारा विश्वास है कि आप इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत अच्छे से आपने समझ लिया है। और ये 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हम आपसे ये प्रश्न अगले जैसे ही टॉपिक में पूछेंगे इन तत्वों को, और इसका उद्देश्य क्या है, इसको आप तैयार करके आइएगा। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों,